हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी बुक का जो है आपका चैप्टर 3। ओके, तो चैप्टर 3 इक्वालिटी के बारे में हम समझेंगे, जो कि समानता कहते हैं हिंदी में इसे, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये छोटी बच्ची की फोटो दी है, जिससे हम कई सारी चीजें समझ सकते हैं, जैसे कि इसका ना आर्टिकल 21A का वॉयलेशन हो रहा है। आर्टिकल 21A जो है ना, संविधान में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2002 में ऐड किया गया था। ओके, इसके साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में, ओके, 51A के में ऐड की गई थी 11th फंडामेंटल ड्यूटी, कि हर एक पेरेंट्स और गार्डियंस हो गए, उनको अपने बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। आर्टिकल 21A जो है फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, बच्चे का, है ना, कि उसको 6 से लेकर के जो 14 साल के बच्चे होते हैं ना, उनकी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट होता है। अगर कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं, उसको जेल भी भेजा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, और ये बच्ची जो है एक और चीज सफर कर रही है। भाई, हो सकता है जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से इसको पढ़ाया ना जा रहा हो, है ना। कई सारे लोग जो होते हैं बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो राजस्थान हरियाणा साइड ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ओके, तो जेंडर इनइक्वालिटी भी हो सकती है यहाँ पर। तो आर्टिकल 15 का भी वॉयलेशन हो रहा है। आर्टिकल 15 क्या है? किसी को भी जेंडर के नाम पे जो जेंडर के बेसिस पे भेदभाव नहीं करना है। ये देखो, ये काम कर रही है शायद, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आर्टिकल 24 का भी वॉयलेशन हो रहा है। आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट्स में, है ना। आर्टिकल 24 क्या बात करता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो हो सकता है भाई इससे काम करवाया जा रहा हो, है ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमने आपको पढ़ाए थे, जो कि मौलिक अधिकार है, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, है ना। जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। तो ये इक्वालिटी चैप्टर है, जिसमें अभी हम और चीजें पढ़ेंगे। इक्वालिटी जो है हमारे संविधान में भी दिया हुआ है ना। तो आर्टिकल 14 में जो है इक्वालिटी की बात की जाती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो कानून की नजरों में सभी लोग इक्वल है ना। तो ये वैल्यू है, जो कि प्रियम्बल में भी इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। हमारे संविधान में दिया हुआ है इक्वालिटी के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे इक्वालिटी होती क्या है। ठीक है, मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल के बारे में देखेंगे। जो इक्वालिटी एक मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल है, जो कि हमारे समाज को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो इक्वालिटी का मतलब ये है कि भाई सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना, हर एक तरीके से, हर एक कंडीशन में। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। रिच को भले ही जो एजुकेशन वगैरह वो अपने तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं, पर पुअर बच्चों को एजुकेशन देना जरूरी होता है ना, ताकि उनकी जो है जिंदगी अच्छी हो सके, है ना। तो इक्वालिटी में जैसे कि कुछ डिफरेंटली एबल पर्सन होते हैं, तो उनको हेल्प करना ज़रूरी होता है। तो हर लोगों को हर एक जो सर्कमस्टेंसेस में सेम तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, ओके। ओल्ड पीपल होते हैं, उनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ के होते हैं पीपल, तो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो जो इक्वालिटी है, तो इसको किस तरीके से हम समाज में ला सकते हैं और इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्पेयर्स में देखने को मिलती है अपने लाइफ में। आपको इनइक्वालिटी आपने देखा होगा, जो भेदभाव होता है ना, रिलीजन के बेसिस पे हो जाता है, जो रेस के बेसिस पे हो जाता ठीक है, और बर्थ के बेसिस पे हो जाता है ना। जेंडर के बेसिस पे तो होता ही है, आपने देखा होगा, बहुत फ्रीक्वेंट है। तो कई सारे तरीके से जो इनइक्वालिटी, जो असमानता है, जो भेदभाव होता है, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है ना। असमानता के बारे में और चीजें हम समझेंगे। तो हम देखेंगे जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ओके। उसमें अलग-अलग जो डिफरेंसेस देखेंगे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। 3 तरीके से इक्वालिटी की बात करते हैं हम। तो इन तीनों चीज़ों को हम जानेंगे और ओके। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है आप और समझ पाओगे जो आइडियोलॉजीज़ के बारे में भी। जैसे सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या होता है? कुछ सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, कुछ बिलीफ होते हैं, ठीक है। और कोई थिंकर जो है इन सेट ऑफ आइडियाज़ और बिलीफ की बात करता है, तो उनको इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई महिलाओं के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको फेमिनिज्म कह देते हैं। जो डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी की बात कर रहे हैं, उनको लिबरलिज्म में डाल देते हैं, ठीक है। जो मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करते, कार्ल मार्क्स एक थिंकर थे, उनके आइडियाज के बारे में बात करते हैं, उनको मार्क्सिज्म में डाल देते हैं। सोशलिज्म में जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, स्टेट का जो मेन रोल होता है सोसाइटी के वेलफेयर में, तो उनको जो है सोशलिज्म में डाल देते हैं, ओके, जिसमें गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होता है समाज को बेहतर बनाने में। तो इस चीज़ के बारे में भी इस चैप्टर में आप कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जानोगे, जो इनइक्वालिटी की कंडीशन है ना,
जो उसके बारे में कई सारे जो डेटा दिया हुआ है तो वो भी समझोगे। ओके, पर इस डेटा को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझने के लिए बस दिया हुआ है कि इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है हमारे समाज में, हमारे देश में। और जो है देश चलो ठीक है, अपने देश की बात हो गई इंडिया की, अब दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि यूएस वगैरह वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट की जो यूरोप में कंट्रीज़ है ना, वो लोग भी काफ़ी रिच हैं, यूएस काफ़ी रिच है, कनाडा, है ना? और बाकी सारी अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ देखो, कैरेबियन कंट्रीज़ देखो, तो ये सारी कंट्रीज़ है ना गरीब है, गरीब देश है। डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कहते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, डेवलप हो रहे हैं भाई, इतनी सारी पॉपुलेशन है, सबको लेकर के चलना और फिर अपनी जो डिफेंस भी लेकर के चलना है ना, तो हमारे देश में भी काफ़ी गरीबी है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खाई एग्ज़िस्ट करती है इनमें इनमें ये लोग अच्छा खासा इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर एक पर्सन जो है खूब अच्छे से कमा रहा है, इनकी ज़िंदगी अच्छी है बहुत, वेस्ट में, यूरोप में और जो यूएस में बात कर लें तो, है ना? तो जो अगर ग्लोबल लेवल पे देखो तो कंट्रीज़ के बीच में भी इनइक्वालिटी एग्ज़िस्ट करती है। तो इक्वालिटी इतना मैटर क्यों करती है? इक्वालिटी इम्पोर्टेंट क्यों है? इक्वालिटी जो है ना एक पावरफुल मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल है, जो कि हमको गाइड कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी को कई सारी सेंचुरीज़ तक, सेंचुरीज़ से कि इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, है ना? तो ये ना मतलब कि एकदम एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है, फिर हर एक रिलीजन हो गया, फेथ में हो गया, सब लोग कहते हैं भाई कि भगवान ने सब लोगों को क्रिएट किया है ना, भगवान ने बनाया हुआ है। ओके, तो ये बात की जाती है यहाँ पर कि हर एक रिलीजन में कि हर एक इंसान को भगवान ने बनाया है। और पॉलिटिकल आइडियल देखें हम, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो इक्वालिटी है इसमें आ जाता है कि हर एक इंसान जो है ना, हर एक ह्यूमन बीइंग है, तो इक्वल वर्थ है उसकी, उसके कलर वगैरह को नहीं देखना है आपको, जेंडर, रेस, ठीक है, नेशनैलिटी, इसके बेसिस पे भेदभाव नहीं करना है ना? और हर एक इंसान जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है और इक्वली जो मतलब कि उनकी समानता है हर एक इंसान में। ओके, तो पॉलिटिकल आइडियल ये हो जाता है, पॉलिटिकल जो आइडियल है, और जो है हर एक इंसान को जो है भगवान ने बनाया है, ये मोरल आइडियल भी हो जाता है ना? तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं डिज़र्व मतलब डिज़र्व करते हैं कि उन लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली रिस्पेक्ट के साथ में, है ना? कॉमन ह्यूमैनिटी के तौर पे। आप देखो जो साउथ अफ्रीका का भी हमने फ्रीडम चैप्टर में पढ़ा था, नेल्सन मंडेला ने जो स्ट्रगल किया था वहाँ पर अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट में। तो साउथ अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट जो है उनके बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। ब्लैक्स के साथ में बहुत ज़्यादा जो व्हाइट्स जो थे वो अत्याचार करते थे, है ना? एट्रोसिटीज़ कमिट करते थे। वैसे यूएस में भी ब्लैक्स के साथ में बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव होता है। ओके, हमारे देश में भी होता है, कास्ट के बेसिस पे हो जाता है ना? रिलीजन के बेसिस पे हो जाता है। ओके, जेंडर के बेसिस पे तो हर जगह देखने को मिल जाता है आपको। तो हर एक इंसान जो है इक्वली रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है और इक्वली उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हमारे यहाँ संविधान में भी आर्टिकल 21 की बात करते हैं, है ना? आर्टिकल 15 की बात करते हैं। एक आर्टिकल 15 का मतलब है कि भई इसमें दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इक्वालिटी की वो तो बात कर रहे हैं। आर्टिकल 21 में हर एक इंसान को जो डिग्निटी के साथ में जो ट्रीट करना चाहिए, है ना? रिस्पेक्टफुली, तो राइट टू लाइफ की बात करते हैं, है ना? तो यहाँ पर कॉमन ह्यूमैनिटी हर एक इंसान के अधिकारों की बात की जा रही है ना? तो शेयर्ड ह्यूमैनिटी में क्या-क्या आ जाता है कि भाई जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यूएन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गनाइज़ेशन, शायद आपने सुना होगा। तो जैसे कि हमारे देश में अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन होती हैं, तो वैसे ही ग्लोबल लेवल पे एक ऑर्गनाइज़ेशन है, इसमें जो है कई सारे देश, 190 से ज़्यादा देश जो हैं इसके मेंबर हैं। तो इन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लाए थे कि हर एक इंसान जो है उसका कुछ अधिकार होते हैं, है ना? जो ह्यूमनली उसको ट्रीट करना, है ना? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं होना चाहिए, ये भी बात होती है। इसका मतलब क्या होता है, कई सारे देशों में जब लड़ाई होती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, आप जो है आर्मी टू आर्मी लड़ रहे हैं, वो बात अलग है ना? और वो बात अलग हो जाती है कि आप सिविलियन पॉपुलेशन पे हमला कर देते हैं। जैसे कि जब भी वर्ल्ड वॉर के बाद में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था 2, ठीक है? 1945 में यूएस ने नागासाकी और हिरोशिमा में जो है एटॉमिक बम डाल दिए थे, है ना? तो वो तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था, इतने सारे लोगों की जान गई थी, सिविलियन पॉपुलेशन को उन्होंने चोट पहुँचाई थी, है ना?
किसी जो दूसरे जो स्टेट के लोगों को टॉर्चर करना या फिर पर्सिक्यूशन करना या फिर रिलीजन के नाम पे उनको मारना। जैसे रोहिंग्या कम्युनिटी जो है म्यांमार में रोहिंग्या कम्युनिटी रहती थी, तो उनको जो है म्यांमार से जो आर्मी है उन्होंने मार-मार के भगाया। तो वो बांग्लादेश में आ गए और इंडिया में आ गए। इंडिया में ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, कहाँ से सर्वाइव कर पाए मतलब इतने सारे लोगों को कैसे ही झेल पाएँगे, है ना? हमारे देश के लोगों को सफिशिएंट हम अपनी उनकी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, बाहर के लोगों की क्या ही पूरी कर लेंगे, है ना? तो ये लोग बाहर से आकर के रहने लगे। ओके, तो कई सारे इश्यूज़ बन जाते हैं कि रिफ्यूजी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि भई इनको जो है ढंग से ट्रीटमेंट करो जो बाहर से आते हैं रिफ्यूजीज़। जैसे यूक्रेन में रशिया ने अटैक किया था, तो यूक्रेन के बहुत सारे लोग जो है रिफ्यूजी बन के इधर-उधर हो गए थे। है ना? तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तब आता है जब सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक कर देते हैं। जैसे चाइना जो है वो ज़िंगजियांग कम्युनिटी है, सॉरी ज़िंगजियांग रीजन में उइगर कम्युनिटी है। अक्साई चीन के थोड़ा-सा वहीं पे तो जो कश्मीर है ना, लद्दाख के एरिया को जो है चाइना ने 1962 में कैप्चर कर लिया था। तो वहाँ पर ना ये वाला रीजन, ये इंडिया है, यहाँ पर ये अक्साई चिन है, ठीक है? तो ये अक्साई चिन में ना इसके ऊपर ही थोड़ा उइगर कम्युनिटी रहती है, उनके साथ में बहुत अच्छा अत्याचार करता है चाइना। तो वो भी बात आती है कि भाई ह्यूमनली तो ट्रीट करो, इंसानों को इंसानों की तरीके से ट्रीट करो, तो ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है यहाँ पर। तो मॉडर्न पीरियड की बात करें तो 15th सेंचुरी के बाद से जो है 16th सेंचुरी से तब से मॉडर्न पीरियड कहने लगते हैं कि भाई अब मॉडर्निटी की शुरुआत हो गई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह। तो इक्वालिटी ना सभी लोगों को समानता से ट्रीट करना ये जो है स्लोगन रहा जो स्ट्रगल करते थे जो जैसे कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना तो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई हम अगेंस्ट स्टेट हो गया जो कि गवर्नमेंट हो जाती है ना सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ओके जैसे कि कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई। तो ये लोग क्या करते थे सपोर्ट करते थे इनइक्वालिटीज़ को जो असमानताएँ हैं समाज में रैंक के बेसिस पे, वेल्थ जो अमीर है उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, उसको ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं ना? और जो भेदभाव होता है, तो इसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया जाता था, स्लोगन की तरह यूज़ किया जाता था। इक्वालिटी ऑफ ऑल की बात की जाती थी, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। 18th सेंचुरी में फ्रेंच में जो रेवोल्यूशन हुआ था, तो तब जो है स्लोगन दिया गया क्या लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रांस में भी जो है भेदभाव हुआ करता था बहुत ज़्यादा, नोबेलिटी हुआ करती थी और जो नॉर्मल जो पीपल होते थे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था और ये जो कुछ लोग बस होते थे ये लोग बड़ा एन्जॉय करते थे और चर्च इनके फ़ेवर में हुआ करती थी। ओके, वो किंग हुआ करते थे, तो ये लोग बड़ा एन्जॉय करते थे और सारा का सारा जो नॉर्मल जो लोग होते थे ना, कॉमन मैन होते थे मैंगो पीपल उन लोगों को सफ़र करना पड़ता था। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा दिया गया था, जो कि हमारे संविधान में भी इंक्लूडेड है। ठीक है? तो हमारे जो प्रिएम्बल में भी बोला जाता है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया है हमने? फ्रांस से लिया है। फ्रांस के जो उनके जो रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ से। तो इन्होंने रिवॉल्ट किया था जो फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी होती थी एंड मोनार्की हुआ। मोनार्की मतलब जो किंग होता है ना, एक का रूल होता है ना, तो वो मोनार्की होती है। तो जो जिनके पास में खूब सारी ज़मीनें हुआ करती थी, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ना, उनके खिलाफ में। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे यहाँ ज़मींदारी सिस्टम हो गया। तो वैसे ही वहाँ पर जो फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी थी, जो कुछ लोग थे बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और जो किंग था ना, वो लोग अत्याचार करते थे लोगों के ऊपर। तो इनके अगेंस्ट फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था। तब लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा दिया गया था। लिबर्टी समझते हो ना? आज़ादी की बात की है, इक्वालिटी समानता की बात की है और जो फ्रेटर्निटी भाईचारे की बात की है, ठीक है? डिमांड किया इन्होंने इक्वालिटी एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल जो रहा एशिया में, जो कॉलोनियलिज़्म चला था ना कि जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो कई सारे यूरोपियंस हो गए, यूरोपियंस में ब्रिटिश भी आ गए, पोर्टुगीज़ भी आ गए, डच भी आ गए, है ना? तो जितनी भी कंट्रीज़ वहाँ की थी ना, फ्रांस के भी जो थे ना, उन लोगों ने क्या किया हुआ था, अलग-अलग कॉलोनी बनाई हुई थी और उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। जैसे हमारा भारत देश भी एक कॉलोनी था पहले। तो इनको यूज़ करते थे, है ना? अपने फ़ायदे के लिए, यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, स्लेवरी सिस्टम चला करता था। स्लेव्स लेके जाया करते थे अफ्रीका के और प्लांटेशन में काम करवाया जाता था उनसे। तो जब स्ट्रगल हुआ एशिया में, अफ्रीका में 20th सेंचुरी तक स्ट्रगल चलता रहा ये, है ना? कि सभी लोगों को फिर आज़ादी मिली जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज़ थी।
तो इनको आज़ादी मिली किससे? ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना, इन्होंने सबको जो है खूब परेशान किया है। तो एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल चल रहा था एशिया और अफ्रीका में। तो इन लोगों ने भी इक्वालिटी की डिमांड की थी कि भाई समानता के साथ हमें भी ट्रीट करिए। तो ये कंटिन्यू रहा, और भी जो ग्रुप्स रहे जैसे कि विमेन हो गई, दलित हो गए, और जो जो कि ना मतलब मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं सोसाइटी में। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है विमेन के साथ में, दलित्स हो गए जो एससी कम्युनिटी होती है। ओके, तो इनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। ये जो है बिल्कुल अलग-थलग है ना, अकेला समझते हैं, अपनी सोसाइटी में इनको अकेला छोड़ दिया गया है ना, तो इनके साथ में हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ। तो ये लोग भी इक्वालिटी की डिमांड करते हैं, इसलिए हमारे संविधान में कई सारे प्रोविजंस रखे, जैसे वुमेन्स को रिजर्वेशन की बात की गई, है ना? एससी को भी जो है रिजर्वेशन की बात की गई, एसटी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन दिया गया। ये अफर्मेटिव एक्शंस कहलाते हैं, जो कि इनको प्रमोट करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि इनकी कंडीशन अच्छी हो सके। यहाँ पर क्या दिया ये कह रहा है कि हर कोई जो है रिलीजन में बिलीव करता है। जितना भी ये जानता है कि हर एक इंसान जो है धर्म पर भरोसा करता है ना? और धर्म के खिलाफ जो है लोग बोलते नहीं हैं ज़्यादा। ओके? और हर रिलीजन जो है इक्वालिटी की बात करता है। ओके? तो फिर इनइक्वालिटी क्यों है वर्ल्ड में? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो ऐसा तो नहीं है भाई हर एक रिलीजन इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी आप देख सकते हो, पर रिलीजन के अंदर ही भेदभाव होता है। जो गॉडमैन होते हैं, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, वो कितना ज़्यादा भेदभाव क्रिएट कर देते हैं। एक रिलीजन के अंदर ही कई सारी कास्ट बना कर के रखी है, कम्युनिटी बना कर के रखी है, वुमेन के साथ में भेदभाव हो रहा है। तो फिर क्या ही है? हाँ, रिलीजन के अंदर ही तो सबसे ज़्यादा। आप देखो कि मेजर रिक्रूटर कौन है रिलीजन में? वुमेन ही होती है। मम्मी से ज़्यादा सीखते हैं लोग, ठीक है? जो अपने घर की जो महिलाएँ होती हैं, उनसे सीखते हैं। और रिलीजन में जो बच्चों को एडमिट हो मतलब वो धर्म के प्रति फिर थोड़ा ज़्यादा जो उनका अ, इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो रिलीजन के बेसिस पे, है ना? तो पर देखो रिलीजन में ही ज़्यादातर वुमेन्स के साथ में भेदभाव होता है। और वर्ल्ड में इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी एक टाइप की थोड़ी ना होती है। इनइक्वालिटी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कई तरीके की इनइक्वालिटी होती है। अमीर-गरीब के ऊपर जो भेदभाव हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनइक्वालिटी एग्ज़िस्ट करती थी। जैसे कि वोटिंग राइट जो है वुमेन्स को नहीं दे हर एक कंट्री जो है जो वर्ल्ड में जो सो कॉल्ड अपने आप को जो रिच कंट्रीज़ जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिया था, बहुत बाद में दिया था। ओके, सोशल जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, है ना? कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ओके? तो जो भी हमने आपको अभी बताया था ना इनइक्वालिटी कई सारे तरीकों से हो जाती है, रेस के बेसिस पे हो जाती है ना? तो इनइक्वालिटी भी कई सारे डायमेंशंस में एग्ज़िस्ट करती है। आज के टाइम पर इक्वालिटी जो है एक आइडियल है, एक जो आइडिया है परफेक्ट आइडिया जो कि अचीव करने की कोशिश करते हैं, और हर एक संविधान में मतलब अलग-अलग जो कंट्रीज़ के कानून हैं, उनके जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है इक्वालिटी के बारे में। सब लोग चाहते हैं कि भाई इक्वालिटी आए, समानता आए, है ना? पर इतना कुछ होने के बाद भी इनइक्वालिटी ज़्यादा दिखती है अपन को, है ना? इक्वालिटी तो दिखती ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है? तो विज़िबल ज़्यादा क्या होता है? आपको आस-पास आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, असमानता देखने को मिलेगी। हमारे सोसाइटी में भी हो, वर्ल्ड में भी देखोगे अमीर-गरीब जो कंट्रीज़ हो जाती हैं, है ना? और जो है एक तो होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखो अलग-अलग कंट्रीज़ जो हैं उनकी कंपेयर कर लो। फिर उसके बाद में कंट्री के अंदर के देखो, है ना? और फिर जेंडर के बेसिस पे भी देख सकते हो। जो सो कॉल्ड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ओके, तो उनमें भी उतनी ज़्यादा जो जेंडर इक्वालिटी है नहीं। जेंडर वॉशिंग का कांसेप्ट आता है। ठीक है? जेंडर वॉशिंग करती है ये सारी कंपनीज़। क्या बोलती है कि भाई हम जो है ज़्यादातर फीमेल एम्प्लॉइज़ को अपने यहाँ जो काम पर रख रहे हैं, और जेंडर इक्वालिटी हमारे यहाँ एग्ज़िस्ट करती है। पर रियलिटी वैसा होता नहीं है। जैसे कि ग्रीन वॉशिंग होता है ना, वैसे ही जेंडर वॉशिंग भी होता है। तो ये लोग कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी है पर होती नहीं है। ग्रीन वॉशिंग में ग्रीन वॉशिंग में होता है कि भाई आप कह रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर ये रहता नहीं है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, झूठ बोलना कहते हैं इसको। तो कंपनीज़ प्रॉफिट के लिए ऐसा करती हैं। ओके?
हम अपने देश में देखते हैं कई सारे स्लम एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं। लग्ज़री हाउसिंग के पास में देखो ना, जैसे मुंबई की बात कर लो, महाराष्ट्र में बात कर लो, तो कई सारे जो है स्लम एरियाज़ भी एग्ज़िस्ट करते हैं, झुग्गी-झोपड़ी में भी लोग रहते हैं, वही बड़े-बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं, बड़े-बड़े जो लग्ज़री वाले घर बने हुए हैं, है ना? स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ में बढ़िया स्कूल है, एयर कंडीशन जो क्लासरूम है ना? बढ़िया एसी वगैरह लगा हुआ है। और साथ-साथ ऐसे स्कूल भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर वही पीने का भी पानी नहीं होता ढंग का। ऐसे स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर टॉयलेट्स नहीं होती ढंग की, और जो है जो खाने का बहुत ज़्यादा बर्बादी भी होती है। ऐसी जगह भी है हमारे यहाँ, और कई जगह ऐसा भी है कि भई लोग जो है भूख से मर रहे हैं, उनके पास में खाना नहीं है। बहुत आम तौर पे ये देखा जाता है कि भई डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि लॉ जो प्रॉमिस किया जाता है और लॉ जो हमारे आस-पास होता है। मतलब कि कानून तो बोल रहा है कि भई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, है ना? गरीबी नहीं होनी चाहिए, कई सारे कानून में अलग-अलग चीज़ें दी हुई हैं। पर रियली ऐसा हो रहा है? वुमेन्स की कितने सारे प्रोटेक्शन के लिए कानून बने हुए हैं, ओके? तो जैसे कि पॉश एक्ट भी है, पर क्या जो जैसे हमारे यहाँ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट भी है, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट भी कानून है, पर ये तो होता है ना, पर आस-पास तो देखने को मिल रहा है। तो कानूनों का जो है तोड़ते भी हैं बहुत सारे लोग, है ना? और जो है हमारे नेता लोग तो हैं ही इतने अच्छे, हैं ना, जो देखते नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ पर देखो आपको टेबल में इनइक्वालिटी के बारे में बताया है जो हमारे देश में, और ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया है। ठीक है? तो रिचेस्ट 50 लोग जो है ना वर्ल्ड में, वो कंबाइंड इनकम रखते हैं ग्रेटर देन द पुअरेस्ट 40 करोड़ पीपल। तो 40 करोड़ लोग जो है उनसे ज्यादा वेल्थ रखते हैं कौन? ये जो 50 लोग हैं सबसे ज्यादा पैसे रखे हुए हैं। इनकी कंबाइंड इनकम जो है इनके बराबर है। ठीक है, तो 50 लोग इतना सारा पैसा रखे हुए हैं। जो पुअरेस्ट 40% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ओनली उनके पास में 5% है ग्लोबल इनकम। मान लो ग्लोबल इनकम जो है, ठीक है, 100 है, तो पुअर लोगों के पास में कितनी है? जो गरीब लोग हैं उनके पास में कितनी है? जो 40% लोग हैं, उनके पास में जो है सिर्फ़ 5% इसकी है, ठीक है? और जो रिचेस्ट 10% है, जो बाकी के 10% लोग हैं, उनके पास में 50%, 54% जो ग्लोबल इनकम रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी वही बताया है कि भाई अमीर लोगों के पास में है जो है, सारी रिसोर्सेज़ होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, और वो वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज़ को, गरीब लोगों के पास में नहीं होता है, ठीक है? जो फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं ना, जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो निकल के आई, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गए, वेस्टर्न यूरोप जो हो गए, ये सबसे पहले इनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सारी इंडस्ट्रीज आई और इन्होंने खूब कॉलोनियलिज्म के थ्रू अपना जो है दूसरों को एक्सप्लॉइट करके खूब पैसा भी कमाया। तो 25% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है, 86% वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, और कंज्यूम करते हैं 80% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी। मतलब कि ये जो थोड़े से देश है ना, अपने ही देश को देख लो भाई, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में कितनी है? 8 बिलियन पॉपुलेशन है ना? चाइना को मिला लो, चाइना भी हो गया, तो वहां पर भी जो है समथिंग इतनी पॉपुलेशन है ना? मतलब कम है अपन से थोड़ी बहुत, पर बराबर ही है। तो 2 देश इतनी सारी पॉपुलेशन रखे हुए हैं, और यहाँ पर देखो इतने सारे देश हैं नॉर्थ अमेरिका के और वेस्ट यूरोप में, 25% पॉपुलेशन बस रहती है। 25% पॉपुलेशन कितना पैसा रखी हुई है यहाँ पर? जो यहाँ की 25% पॉपुलेशन, 86% तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, ठीक है? सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहीं पर हैं। 80% वर्ल्ड की एनर्जी ये लोग कंज़्यूम करते हैं। वहाँ पर ना सिंगल इंसान भी अगर बाहर जाता है ना तो कार में जाता है, ठीक है? उनके यहाँ जो है टू व्हीलर उतना नहीं, कार यूज़ करते हैं सब लोग। एयर कंडीशनर हर घर में होता है, गरीब के घर में भी होता है उनके यहाँ, है ना? तो यही कहते हैं एनर्जी कंज़्यूम कर रहे हैं ये लोग। पर कैपिटा बेसिस पे देखें, मतलब कि हर एक इंसान कितना कमाता है, तो जो एक इंसान जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज में रह रहा है, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप वगैरह, तो वो कंज्यूम करते हैं 3 टाइम्स मच वाटर, 10 टाइम्स मच एनर्जी, एंड 13 टाइम्स मच आयरन एंड स्टील, एंड 14 टाइम्स मच पेपर एज समवन लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। वैसे चाइना अब डेवलपिंग कंट्री है नहीं, वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहता है। चाइना की भी जो है 16-17 जो ट्रिलियन जीडीपी है समथिंग, ओके। और हमारे देश की तो 3.5 और 4 भी कह सकते हो, 4% जो कह सकते हो, 4 ट्रिलियन जीडीपी, ओके, 4 ट्रिलियन कह सकते हो आप, है ना? और चाइना की मान लो 18 जो ट्रिलियन जीडीपी है, और यूएस की जो है 29 ट्रिलियन जीडीपी है, ओके।
तो देखो जो अमीर कंट्री में रहते हैं ना वो कितना कंज्यूम करते हैं, 10 गुना ज़्यादा, जो 3 टाइम्स जो ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, 10 गुना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, 13 गुना ज़्यादा जो है आयरन और स्टील एंड 14 टाइम्स मच पेपर। मतलब ये लोग कितना वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज़ का। और जो गरीब देश होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई आप लोग जो है कोयला मत जलाओ क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो CO2 का एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे जो है अर्थ जो है गर्म हो रही है। तुमने खूब कोयला जलाया, तुमने सब कुछ कर लिया, अब जो मतलब कि बाकी के जो देश हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो रिस्क है जिससे प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा जो महिलाओं की डेथ होती है, एक है जो 18 में, मतलब कि 18 लोगों में से एक की डेथ हो जाती है नाइजीरिया में। पर कनाडा में देखो 8700 वुमेन्स में से सिर्फ एक की जान जाती है, और यहाँ पर देखो 18 वुमेन्स जो है उन 18 में से एक की जान चली जाती है। तो कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी, हाँ, मतलब कि पुअर होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहां पर वो लोग इसमें भी सफर करते हैं। कोविड की वैक्सीन थी ना, अफ्रीका में जो है लोगों को वैक्सीन तक नहीं मिल रही थी, और यहाँ पर देखो तो जो डेवलप्ड कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज थी, वो लोग ना अपने लोगों को 3-3 डोज लगा दिए हुए थे, बूस्टर बूस्टर डोज दे रहे थे। तो ये इनइक्वालिटी की कंडीशन दिखाई है। इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो होती है, फर्स्ट वर्ल्ड जो है, वहां पर 2/3 जो होते हैं ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो मतलब कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, तो यहाँ पर ना कितना 2/3 जो है ये कार्बन ग्लोबल एमिशन है। 2/3 ग्लोबल एमिशन जो होता है ना, कार्बन एमिशन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं आप। कार्बन डाइऑक्साइड समझते हो ना, गैस होती है जिससे क्या होता है, हमारे सन रेज जो है हमारे अर्थ के अंदर और ज्यादा आ पाती है ना। इससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी और गर्म होती जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जब कोयला वगैरह जलाते हैं तो ये गैस निकलती है उससे। ओके, फॉसिल फ्यूल वगैरह जब जलता है ना तो उससे ये गैस निकलती है। तो ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज ज़्यादा करती हैं, ठीक है? 3/4 ऑफ एमिशन जो सल्फर एंड नाइट्रोजन भी खूब सारा ये लोग एमिट करते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, उसकी वजह से एसिड रेन होता है। तो ये लोग इसको भी एमिशन बहुत ज़्यादा, ये लोग जो है सल्फर और नाइट्रोजन भी छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? कई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, उनका ना हाई रेट ऑफ पॉल्यूशन है, वो शिफ्ट कर देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब ये लोग क्या करते हैं, यूएस की आपको पता होगा यूनियन कार्बाइड, ठीक है? यूनियन कार्बाइड ने जो लिमिटेड थी हमारे देश में, जो भोपाल में उन्होंने प्लांट लगाया था अपना फर्टिलाइजर का, भोपाल, ठीक है? तो यहाँ पर वो लोग पॉल्यूशन फैला के, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई, इन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड कुछ भी फॉलो नहीं किए, और बहुत सारे लोगों की हमारे यहाँ डेथ हुई। बहुत सारे लोग अभी भी इंजरी सफर कर रहे हैं वहां पर, और अभी भी वहां पर पॉल्यूशन डला हुआ है, उसका जो वेस्ट है उन्होंने ये भी साफ नहीं किया, ना ही प्रॉपर कंपनसेशन दिया हमारे लोगों को। तो ये लोग क्या करते हैं, जो अमीर कंट्रीज में जो पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज होती है ना, उसको जो है गरीब कंट्रीज में, जो लेस डेवलप्ड होती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, वहां पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि डेवलपिंग कंट्री में आप पॉल्यूशन फैलाओ, वहां पर गंदगी फैलाओ, अपने देश को ये लोग साफ रखते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है। ओके, तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का जो इनइक्वालिटीज बताइए वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पर। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2005 की ये रिपोर्ट है। ओके, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आती है, जो कि इनइक्वालिटी के बारे में बताते हैं, देश की इनइक्वालिटी भी, और अलग-अलग जो वर्ल्ड लेवल पे भी इनइक्वालिटीज के बारे में बताते हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है। ओके, वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसके थ्रू ये चीजें बताई गई हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जो हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, जो अमीर गरीब का जो बहुत ज्यादा जो डिफरेंस है, वो सारी चीजें। तो सेंसस जो 2011 में हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। अब 2021 में होना था, डिले हो गया है वो। पहले कोविड की वजह से, अब जो फिर उसके बाद में इलेक्शन की वजह से, अभी भी हो ही रहा है, डेटा सामने नहीं आया इसके। ठीक है, तो हाउस होल्ड जिसके पास में बेसिक एमिनिटीज एंड एसेट्स के बारे में बात की गई है, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखो प्रॉपर्ली दिया हुआ है, बस आपको समझने की ज़रूरत है ये फिगर्स को। मतलब आपको पता होना चाहिए ना आपके देश में कितनी असमानताएँ हैं, तो थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए। तो अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़ को समझाया, जो अर्बन एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ मिल जाती है, रूरल एरियाज़ में नहीं मिलती हैं, जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ना, जो असमानता है उसके बारे में। ठीक है? तो देखो आप फैमिलीज़ जो भी ना रूरल एरियाज़ में रहती हैं और अर्बन एरियाज़ में रहती हैं, तो इनके यहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है
इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो रूरल फैमिलीज़ में 55% देखने को मिलता है, अर्बन एरियाज़ में 93%। अर्बन एरियाज़ में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटीज़ मिलती हैं। टैप वाटर कनेक्शन 35%, यहाँ पर देखो 71%। बाथरूम जो हाउस में अब तो बढ़ गया है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू जो है टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट कर पाए थे रूरल एरियाज़ में भी, ठीक है? तो 87%। टेलीविज़न देखो, यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। स्कूटर, मोपेड जो है, टू व्हीलर जो है, ज़्यादातर अर्बन फैमिलीज़ अब तो बहुत सारी रखती हैं। हर जगह टू टू व्हीलर ही तो देखने को मिलती है, कार, जीप, वैन। यहाँ पर देखो, आपकी फैमिली में है कि नहीं? आप भी देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कि नहीं, टैप वाटर है, बाथरूम, टेलीविज़न, है ना? तो ये सारी चीज़ें बताइए। तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, इसलिए रूरल एरियाज़ से लोग क्या करते हैं, अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट होके आते हैं। इसलिए ना क्या हो रहा था कि जो अब्दुल कलाम सर थे ना, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट थे देश के, तो इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। मतलब कि जो अर्बन एरियाज में जो एमिनिटीज जो प्रोवाइड की जाती है ना, जो बेसिक चीजें हैं जो एक अच्छी जिंदगी के लिए, तो वो सारी चीजें हमें रूरल एरियाज में भी लेकर के आना चाहिए। फिर हमारा जो रूरल इंडिया है ना, वो और अच्छा हो जाएगा। बेसिक एमिनिटीज मिल जाएंगी तो अच्छे से एरियाज डेवलप हो पाएंगे, है ना? और असमानताएं भी कम होंगी। आज भी जो है रूरल एरियाज में आपको हॉस्पिटल नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत दूर दूर तक देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल वगैरह। एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं दी जाती है। अलग-अलग जो स्कूलों में भेजते हैं माँ-बाप अपने बच्चों को, ठीक है? उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता है। उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज़ में तो भई हिली एरियाज़ से जो बच्चों को जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, जो पहाड़ वगैरह नदी पार करके। तो कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हमारे यहाँ। तो हर एक स्टेट को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट को लेनी चाहिए, है ना? तभी ना देश अच्छे से हो पाएगा। और सारी एमिनिटीज़ जो बेसिक फैसिलिटी है, हेल्थ, एजुकेशन तो भई ढंग की दे दो, रोड वगैरह बना दो, कनेक्टिविटी क्रिएट कर दो, पानी पहुँचा दो लोगों के पास में, यही काफ़ी होगा, है ना? तो यहाँ पर ना एक पैराडॉक्स भी देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ देखने को मिलती है कि हम लोग सब एक्सेप्ट करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, आइडियल ऑफ इक्वालिटी को, पर हर जगह देखने को मिले तो हमको अनेक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। हम सब मानते हैं कि समानता होनी चाहिए, पर असमानता ही देखने को मिलती है। हम इतने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर अनइक्वल वेल्थ है ना? कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। अपॉर्च्युनिटीज़ भी अनइक्वल हैं, ठीक है? वर्क सिचुएशन अलग-अलग होती है एंड पावर। तो ये हर चीज़ में जो है इनइक्वालिटी देखने को मिलती है हमें। आप कह सकते हो कि हर एक बच्चों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि वो ढंग से पढ़ाई करके जो है अपनी करियर को अच्छे से लेकर के चल सकें, है ना? कुछ गरीब होते तो भई जो वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, उनको फिर मज़दूरी वग़ैरह या फिर खेती-बाड़ी में लगा दिया जाता है ना? खेती करना अच्छी बात होती है, पर किसान को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है प्रॉपर। है ना? अगर वर्क सिचुएशन देखें तो जैसे कि महिलाओं को कम पेमेंट मिलती है और जो मेन होते हैं उनको ज़्यादा पेमेंट मिलती है। तो और लड़कियों को ज़्यादा जॉब पे भी नहीं रखते। वो लोग सोचते हैं कि अभी शादी होगी, फिर प्रेगनेंसी होगी तो छुट्टी देनी पड़ेगी इनको। तो वो लोग ना काम पे नहीं रखते हैं या फिर इश्यूज़ हो जाते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेज़ देखने को मिलते हैं वर्क प्लेस में, तो कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो क्या हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, जो इनइक्वालिटीज़ जो ये एक्सिस्ट कर रही हैं, हमें इनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या ये परमानेंट है? ओके, और ये रहेंगे ही क्या हमारी सोशल लाइफ में हमेशा के हमेशा ही रहेंगे क्या? ये जो कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंसेस ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और उनके साथ में जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोशल प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। जब आप एक अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच जाओगे, तभी आप समाज को भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे, है ना? तो यहाँ पर अगर टैलेंट और एबिलिटी जो है, अगर टैलेंट होता भी है तो टैलेंट की भी इज़्ज़त नहीं की जाती है हमारे यहाँ तो, है ना? तो जैसे कि स्पोर्ट्स में इतने सारे लोग जो है कमाल कर सकते हैं, पर उनको तो सपोर्ट नहीं मिलता है प्रॉपर, है ना? तो एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग तो डिफरेंट कंट्रीब्यूशन जो सोशल प्रोग्रेस में वो लोग करते हैं और जो समाज की जो प्रोस्पेरिटी में, है ना? क्या ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये रिज़ल्ट है आवर सोशल पोज़ीशन एंड हमारे जो रूल्स हैं, उनकी वज़ह से हो रहा है क्या? तो कई सारे लोगों को जो ये क्वेश्चंस फ्रॉम मतलब कि कई सारे सालों से ये परेशान किए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं हम, है ना? क्या ये परमानेंट है, ये जो इनइक्वालिटी हमारे यहाँ जो एक्सिस्ट करती है, और जो जो ये मतलब कि किस वजह से है? तो ये क्वेश्चन जो है ना, इन तरीके के जो ये को सवाल हैं ये सारे, तो ये क्या करते हैं, इक्वालिटी जो है उसको सेंट्रल थीम बनाते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी का। क्या हो गया ये? मतलब कि इक्वालिटी के आस-पास हमारी चीज़ें घूमेंगी, है ना? इक्वालिटी जो है हमारा सेंट्रल थीम बन जाएगा, ओके। तो
एक स्टूडेंट, आप पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट हैं, तो आपको एड्रेस करना होगा, इन सारे क्वेश्चन को आपको समझना होगा। और इन क्वेश्चन जो मतलब कि इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, इक्वालिटी किस तरीके से ला सकते हैं, ये सारी चीज़ों को भी समझना होगा। हम जो है डिफरेंट हैं कई सारे तरीकों से, है ना? पर इसका मतलब ये है क्या कि हम जो है इक्वल नहीं हैं? मतलब कि अगर हम अलग-अलग हैं तो इसका मतलब ये है क्या कि हम इक्वल हैं? तो जो हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इक्वालिटी जो आइडिया है और ऑफ इक्वालिटी है उसके थ्रू? क्या हम एलिमिनेट करना चाहते हैं पूरी तरीके से डिफरेंसेस ऑफ इनकम एंड स्टेटस? क्या आप ऐसा कह सकते हो कि एक डॉक्टर और नर्स को जो है सेम पेमेंट मिलना चाहिए? ठीक है? या आप ऐसा कह सकते हो क्या? ये नहीं होना चाहिए, है ना? पर एक नर्स और नर्स को सेम पेमेंट मिलना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो डिफरेंसेस जो है इनकम और स्टेटस में, तो इसमें तो आप इक्वालिटी नहीं ला सकते ना, एलिमिनेट नहीं कर सकते इसमें। इन अदर वर्ड्स जो इक्वालिटी है ना, जो हम परस्यू करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, किस तरीके से लाना चाहते हैं इक्वालिटी, है ना? तो ये सारे सवाल भी आते हैं। ऐसा तो नहीं ना हर एक इंसान को जो है आप इक्वली पे करोगे, उनके टैलेंट के बेसिस पे आप उनको जज नहीं करोगे, है ना? जैसे कि हो सकता है सचिन तेंदुलकर जो है वो अच्छे हैं बैटिंग में, है ना? वो जो है क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं। अब उनको गाना गवाने लगोगे तो ऐसा नहीं होता है ना? तो हर जगह जो है इक्वालिटी एग्ज़िस्ट, ऐसे इक्वालिटी जो समानता इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता है। कई सारे क्वेश्चन्स आते हैं जो पॉलिटिकल जो इक्वालिटी से रिलेटेड, जो कि हम देखेंगे कि किस तरीके से इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए, है ना? हर एक इंसान को जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सेम वे, हर तरीके से, सेम तरीके से। क्या सोसाइटी जो है उनको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, और रिवॉर्ड जो एक्सेप्टेबल होंगे कि नहीं, है ना? और कौन से रिवॉर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, और किस तरीके की पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि हम परस्यू कर सकें और जो अचीव कर सके, ट्राई कर सके अपनी सोसाइटी को मोर ज़्यादा और ज़्यादा इगैलिटेरियन बनाने का, है ना? मतलब कि हमारे समाज में और ज़्यादा समानताएँ आएँ, इक्वालिटी आए। तो इक्वालिटी किस तरीके की? सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना, ऐसा तो नहीं होता। व्हाट इज़ इक्वालिटी? अब इक्वालिटी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ इमेजेस दी हुई हैं। पता है आपको, जो अभी बताया था ना अपार्थाइड रिजीम चला करता था साउथ अफ्रीका में, बहुत ही ज़्यादा डिसगस्टिंग सिस्टम था। यूएस में भी जो भेदभाव किया जाता था बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में। तो यहाँ पर क्या बोला, कलर्ड की तरह कलर्ड शब्द यूज़ किया जाता था ब्लैक लोगों को जो बताने के लिए कि आप लोगों के लिए जो है पीछे की तरफ का, बिल्डिंग के पीछे की तरफ ऐसे जो है वहाँ पर सर्व किया हुआ है, आपके बैठने की जगह वहाँ पर है, ठीक है? और यहाँ पर देखो ड्रिंकिंग फाउंटेन जो है, व्हाइट के लिए अलग है और दूसरे कलर्ड के लिए, मतलब कि ब्लैक हो गए और जो सांवले हो गए या फिर दूसरे कलर के हैं उनके लिए अलग, व्हाइट के लिए अलग है, ठीक है? रेस्ट रूम ये देखो व्हाइट के लिए अलग है। तो इस तरीके के बोर्ड भी बनाए जाते थे, बहुत ही अजीब तरीके के, ठीक है? तो ये जो भेदभाव हमने देखा ह्यूमन बीइंग्स में ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, है ना? कलर के बेसिस पे, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना? अनएक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट ये ना कई तरीके से वॉयलेट करते हैं हमारे इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, जो हम समझते हैं ना इक्वालिटी, उसको तो हम समझ ही रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ है ना ये गलत है, ये भेदभाव हो रहा है लोगों के बीच में। हमें हमें समझ में आता है कि भाई हर एक इंसान को जो है, हमारी इंट्यूटिव फीलिंग है जो अंदर से हमको समझ में आ रहा है, जो इक्वालिटी की हमारी समझ है कि हर एक इंसान को जो है उसको सेम तरीके से, सेम रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करना चाहिए, है ना? बिकॉज़ जो है कॉमन ह्यूमैनिटी है। इसका मतलब क्या है? कॉमन ह्यूमैनिटी का मतलब होता है कि हमारे स्ट्रगल्स हो गए, हमारे फेलियर्स हो गए, हमको जोड़ते हैं, हम सभी लोग ह्यूमन हैं, हमारी लाइफ ऐसी होती है ना? और हम सब जो है इक्वल हैं, ठीक है? यूनाइटेड हैं बाय जो यूनिवर्सल डिग्निटी, ओके? हर एक इंसान को जो है इक्वली सम्मान के साथ में ट्रीट करना चाहिए। जो ट्रीट करते हैं पीपल को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है मतलब कि हर एक इंसान को एक तरीके से ट्रीट करना भी ज़रूरी नहीं होता है। ओके, इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करने का मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान को इक्वली, मतलब एक जैसा ट्रीट करना। कोई भी सोसाइटी में हर एक मेंबर जो है सेम तरीके से ट्रीट नहीं किए जाते सारी कंडीशंस में। तो कुछ कंडीशंस एग्ज़िस्ट करती हैं। एक स्मूथ फंक्शनिंग ढंग से सोसाइटी चल पाए उसके लिए ज़रूरी होता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क हो, ठीक है, फंक्शंस हो और जो लोग हैं ना, वो एन्जॉय करें अपने डिफरेंट स्टेटस को, रिवॉर्ड्स को, ठीक है? जो भी वो मतलब कि अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई पब्लिक सर्विस में काम कर रहे हैं, ठीक है? कोई गवर्नमेंट के अंदर, तो सब अपना काम करें, है ना? और ढंग से फिर रिस्पेक्ट भी करें, अपने रिवॉर्ड को भी एन्जॉय करें। जो डिफरेंसेस होता है ना ट्रीटमेंट में, वो एक्सेप्टेबल भी हो और जो नेसेसरी भी हो, मतलब कि
जो अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा है, डॉक्टर अलग है और लॉयर अलग है, ठीक है? सीए अलग है, ओके? तो डिफरेंट पोस्ट होती है अलग-अलग लोगों की, है ना? तो वो डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है कुछ। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई प्राइम मिनिस्टर है और आर्मी जनरल है उसको सेम ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब यूजुअली हम ऐसा फील नहीं कर सकते कि स्पेशल ऑफिसर रैंक हो गया, कोई स्टेटस जो है मतलब कि नोशन ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट चला जाए, मतलब कि नोशन ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं जाता है। तो उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। भाई गवर्नर है हमारे देश के, उनको प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट नहीं किया, प्रेसिडेंट की बात अलग हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर की बात अलग हो जाती है ना, आर्मी जनरल की बात अलग हो जाती है। ओके, तो डिफरेंट पोस्ट होती है, उस हिसाब से उनको जो है ट्रीटमेंट मिला मिला जाता है और उनको अलग प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की बात अलग ना, उनको तो ऐसे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते आप। ओके, अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी जो होती है वो अनजस्ट होती है। ये जो इनइक्वालिटी थी ना ये ठीक थी, पर इसको जो है दूसरी तरीके की इनइक्वालिटीज होती है वो सही नहीं होती है, वो अनफेयर होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो है एक स्लम एरिया में जो पैदा हुआ है, ठीक है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, ठीक है, वहां पर उसका जन्म हुआ है, तो उसको जो है न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, बल्कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है इसमें, पर ये हमें गलत लगता है ना? उसकी तो गलती नहीं है, उसका जन्म अगर गरीब फैमिली में हुआ पर उसको ढंग की एजुकेशन नहीं मिली, उसको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिली, उसको फूड नहीं मिल रहा, तो ये तो गलत बात है। क्वेश्चन आता है इसमें कि जो डिस्टिंक्शंस है ना एंड डिफरेंसेस हैं, कुछ एक्सेप्टेबल होते हैं और कौन कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, है ना? तो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते? जब लोगों को ट्रीट किया जाता है डिफरेंटली क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए या फिर किसी रिलीजन में पैदा हुए या फिर किसी रेस में पैदा हुए या फिर किसी जेंडर में बेसिस जो जेंडर में पैदा हुए, ठीक है? तो उनके साथ में इनइक्वालिटी होती है, उनके साथ में जो भेदभाव किया जाता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? अगर किसी बच्चे को उसके जो जेंडर के नाम पे उसके जो जहाँ वो पैदा हुआ उसकी वजह से या फिर रिलीजन की वजह से, है ना? तो जो ये भेदभाव किए जाते हैं ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और हमारे संविधान में भी आर्टिकल 15 में बोला गया है ना प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो ये इनइक्वालिटी होती है। बट ह्यूमन बीइंग्स अगर डिफरेंट एम्बिशंस हो, उनके गोल्स हो, ठीक है? और अगर उनको जो इक्वली सक्सेसफुल होते हैं वो इक्वली सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ओके, और वो इक्वली सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हर एक इंसान का अलग सपना होता है ना? किसी को कोई एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, किसी को कोई स्पोर्ट्स में आ जाना होता है, किसी को कोई बिज़नेस जो बनाना होता है, ठीक है? मतलब कि बिज़नेस में वो करना होता है उनका। ओके, तो अगर ये जो है डेवलप जब अपने जो अपनी डेवलप करने की कोशिश करते हैं अपने अंदर चीज़ें, क्वालिटीज़, ओके, और तब तक हम ऐसा नहीं फ़ील करते कि भाई इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी अंडरमाइंड हुई है, तो ऐसा नहीं है, है ना? सब अपने-अपने तरीके से चीज़ें कर रहे होते हैं। कोई होता है बहुत अच्छा म्यूज़िशियन होता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई और जो होता है वो इक्वली उतना अच्छा नहीं होता, उनकी जो वो इतना अच्छा गाना नहीं गाते, हो सकता है कोई डांसर हो, ओके, हो सकता है कि कोई फ़ेमस जैसे कि साइंटिस्ट हो और जो है वो अपने हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं, ओके, जो उनका जो दिमाग है, जो उनकी जो क्षमता है और जो इतने अच्छे से वो काम करते हैं, जैसे हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, है ना? तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड में उन्होंने एक रेपुटेशन क्रिएट की है इंडिया की। भई इसरो का नाम आता है तो बड़ी-बड़ी जो स्पेस एजेंसीज़ जो हैं अलग-अलग देशों की वो काम करना चाहती है इसरो के साथ में। तो हर एक इंसान जो है उसमें अलग कैपेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि हर एक एक इंसान जो है हर चीज़ कर पाए, ओके? तो वही बात है कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग में अच्छे हैं ना, तो कोई और पर्सन है वो म्यूज़िक में अच्छा है। कोई और हो सकता है कि वो जो फील्डर अच्छे हो, है ना? तो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो इक्वालिटी के प्रति अपना कमिटमेंट जो है हमें समाज में इक्वालिटी लानी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर एक तरीके की जो डिफरेंसेस है उसको एलिमिनेट कर दें। डिफरेंसेस अलग चीज होती है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट जो इनइक्वालिटी अलग चीज होती है। ओके, तो इसमें यही सजेस्ट किया जा रहा है कि ट्रीटमेंट जो हम रिसीव करते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज हम एंजॉय करते हैं वो पहले से डिटरमाइन नहीं होती हैं बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टेंसेस। तो बर्थ के बेसिस पे जो भेदभाव किया जाता है ना और सोसाइटी जो करती है ना वो ठीक नहीं होता। ओके, जो पहले से डिटरमाइंड चीजें नहीं होती कि आपका जन्म कहाँ होगा, आप थोड़ी ना चूज कर रहे कि आपकी सोसाइटी कौन सी होगी, आपकी कंट्री कौन सी होगी, आप कहाँ पर जन्म लोगे, अमीर घर में लोगे, गरीब घर में लोगे, है ना?
या फिर आपके पेरेंट्स कौन होंगे, ये सब कोई डिसाइड नहीं करता है। तो इसके बेसिस पे जो आप गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट दे नहीं रही। फ्रीडम में हमने ये बात भी की थी ना, फ्रीडम में एक्सटर्नल जो कॉन्स्ट्रेंट्स होने नहीं चाहिए। इसके साथ में गवर्नमेंट को प्रॉपर ऐसी कंडीशन बनानी चाहिए, पॉजिटिव लिबर्टी, है ना? नेगेटिव लिबर्टी कि गवर्नमेंट जो है कोई भी जो है बाहर से हमें रोक-टोक ना करे। पॉजिटिव लिबर्टी ओके, जिसमें फ्रीडम में क्या बात की गई थी कि हर एक इंसान जो है उसको प्रॉपर ऐसी कंडीशन गवर्नमेंट डेवलप करके दे कि वो अपनी चीज़ों को जो अच्छे से लेकर के चल सके, अपनी जो लाइफ को अच्छा लेकर के चल सके, है ना? जैसे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी की बात करते हैं ना, कि हर एक इंसान को प्रॉपर एजुकेशन दो आप, हेल्थ दो, ताकि जो है और स्किल प्रोवाइड करो उनको। ओके, फिर वो अपनी जो है कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि हर एक इंसान जो है, हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, उसको सेम राइट्स मिलने चाहिए, सेम अधिकार एंड अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो अपना स्किल एंड टैलेंट जो है उसको डेवलप कर सके और अपने गोल्स को, एम्बिशंस को अचीव कर सके। ओके, तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में पीपल जो है डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट चॉइसेस होती है, लोगों के डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं, है ना? कोई जो है एक्टर बनना चाहता है तो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है ना? कोई आर्मी में जाना चाहता है तो कोई आईएएस बनना चाहता है ना? तो डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं लोगों के, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब डिफरेंट चॉइसेस होते हैं। ओके, तो इनके पास में डिफरेंट स्किल्स हो सकती है और टैलेंट हो सकता है ना? तो अलग-अलग टैलेंट भी होता है लोगों, कुछ लोग वो जो है उनके अंदर टैलेंट है, भई म्यूज़िशियन म्यूज़िक बहुत अच्छा गाते हैं वो लोग। कोई जो है कोई गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं ना, तो टैलेंट होता है, स्किल होती है। ओके, जिसकी वज़ह से कुछ लोग जो है ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपने करियर को चूज़ करने की वज़ह से, अपने करियर में जो अच्छी सफलता हासिल करते हैं दूसरे के कंपेयर में, है ना? क्योंकि वो अपनी टैलेंट पे, स्किल पे काम करते हैं। अगर कोई इंसान जो है मेहनत करके अच्छा क्रिकेटर या फिर लॉयर बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में जो है उसको जो सोसाइटी में अनइक्वल चीज़ें हैं, ठीक है? इनइक्वालिटी एक्सिस्ट कर रही है। तो सब लोग अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अब कोई इंसान जो है वो यूपीएससी, सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? उनको कलेक्टर बनना है, उनको जो आईएएस बनना है। कोई पर्सन है कि भई उनको नॉर्मल जॉब बस चाहिए, तो ये सबकी चॉइसेस है ना। ये पर्सन चाहे तो ये भी तो मेहनत करके यहाँ पर पहुँच सकता है, पर मेहनत नहीं करनी तो वो बात अलग हो जाती है ना? दूसरे तरीके से हम बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड वेल्थ और प्रिविलेजेस है, बट इनइक्वालिटीज इन पीपल्स असेस टू सच। तो इनइक्वालिटीज हम कहाँ पर काउंट करते हैं कि भाई बेसिक गुड्स सबको मिलने चाहिए, ठीक है? जहाँ पर नहीं मिल रहा है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, सेफ हाउसिंग नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी अनजस्ट और अनइक्वल बन जाती है। तो इसी को कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, कि आप एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड कर दो, उसको प्रॉपर एजुकेशन दो आप, ठीक है? अगर वो गरीब है तो क्या उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी? आप इतने अच्छे गवर्नमेंट स्कूल बना दो कि वो जो प्राइवेट स्कूल को कंपटीशन दे दें। ओके, फिर प्राइवेट स्कूल जो है उनसे निकल के लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के पढ़ना पसंद करें। आईआईटी में तो लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, पर बेसिक एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है सबको पता है गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं बच्चों के लिए। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे, तो दिल्ली के मॉडल को चूज़ करके जो है पीएम श्री स्कीम लाया, मतलब पीएम श्री स्कीम के थ्रू ही जो है कुछ स्कूल्स को जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो हर एक हमारे देश में, पूरे देश में अगर गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट हो जाएँ, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हो जाएँ, तो भई फिर क्या ही बात है ना? एजुकेशन मिल गई सबको और पब्लिक हेल्थ इतनी अच्छी, मतलब कि अगर गवर्नमेंट जो है हेल्थ में अच्छे से इन्वेस्ट करे, है ना? तो फिर लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, एजुकेशन उनको अच्छी मिलेगी और फिर स्किल्स और प्रोवाइड कर दो उनको, है ना? जैसी उनकी कैपेबिलिटी है, अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उनको सपोर्ट करो स्पोर्ट्स के लिए, है ना? जैसे कि खेलो इंडिया स्कीम लाई गई थी। पर यही बात है कि अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होती, करप्शन खा जाता है हर चीज़ को, है ना? तो फिर आप समझ गए इतना? अब आगे का ना नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।